हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर एनर्जी इंटरेक्शन इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस क्या थे आपके। नंबर फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड आइसोथर्मल, फोर्थ एडियाबैटिक एंड फिफ्थ वन इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इन पांचों प्रोसेस को हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था और उससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क। चलिए सेम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। तो चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपकी जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट होगी। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास में, PV इज इक्वल टू MRT। देखिए यहां पर वॉल्यूम क्या है आपके पास में, कांस्टेंट M। क्लोज सिस्टम की जब भी बात करेंगे हम तो क्लोज सिस्टम के केस में क्या पढ़ा है आपको, कंट्रोल मास मींस मास कांस्टेंट। R क्या है आपके पास में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो R भी क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो P होगा या जो टेम्परेचर है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा आपके पास में, प्रेशर के। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हम कह सकते हैं। अब यहां पर अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो P बाई T इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट। या हम लिख सकते हैं यहां पर P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये क्या है किसके लिए आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। चलिए इसको समझते हैं हम ग्राफिकली क्या आएगा आपके पास में। पीवी डायग्राम की यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है यहां पर आपका प्रेशर और यहां पर क्या है आपके पास में वॉल्यूम, और प्रोसेस क्या है आपके पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर आपके पास में कोई एक क्लोज सिस्टम है, सिस्टम क्या है आपके पास में, ये सिस्टम है आपके पास में क्लोज सिस्टम। जब आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम में इस सिस्टम की कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस सिस्टम को यहां से हीट सप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं जब हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर ये ग्राफ। ये किसके लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। लेकिन यहां पर क्या है आपके पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास में ये 1 to 2, ये A से बोल सकते हैं इसको यहां पर हम B। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 to 2 के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, A to B के लिए भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इन दो प्रोसेस में से किसको हम हीट सप्लाई करेंगे और कहां से हीट रिजेक्ट होगी। देखिए स्टूडेंट कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने इस सिस्टम को हीट सप्लाई किया तो अंदर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास में, QS। ये किसके लिए, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाइड करेंगे। सेकेंड केस, अगर यहां पर हम बात करें A to B की, अगर मैं इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट करूंगा QR, तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। जब इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा आपका, डिक्रीज करेगा प्रेशर, क्योंकि ये क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये किसके लिए आएगा आपके पास में, हीट रिजेक्शन के लिए।
तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस में पहला हमने पढ़ा यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर। चलिए अब सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए सेकंड यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर में आपका जो है प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है आपके पास में, कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT। अगेन आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रेशर क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। M क्या है, कंट्रोल मास कांस्टेंट। R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहां से जो V होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये जो टेम्परेचर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहां पर आप क्या कि V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं यहां पर V2 बाय V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो ये इक्वेशन हम कहां पर अप्लाई करेंगे, जहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। चलिए इसको समझते हैं हम PV डायग्राम में। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इधर क्या है आपके पास में, y एक्सिस प्रेशर। आपको बता रखा है स्टूडेंट कि y डायरेक्शन में टेकन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और x डायरेक्शन इज टेकन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा आपके पास में, ये वॉल्यूम। अगेन कि ये आपके पास में यहां पर कुछ इस तरीके से क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। अब क्या होगा कि जब हम इस सिस्टम को यहां से हीट सप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, ये अंदर क्या है आपके पास में यहां पर गैस, और गैस हमारा क्या है यहां पर सिस्टम। तो जब हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे QS, तो जो पिस्टन है कांस्टेंट प्रेशर के केस में पिस्टन फ्रीली मूव करेगा अप डाउन। तो जैसे ही हम यहां पर इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो जो पिस्टन होगा वो आपका एक्सपेंड करेगा, और यहां से आप देख सकते हैं कि जब हीट सप्लाई करेंगे पिस्टन एक्सपेंड करेगा, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो यहां पर अगर मैं कुछ दो लाइन इस तरीके से प्लॉट करूं 1 and 2, ये किसके लिए बच्चों आपके पास में 1 to 2, और ये किसके लिए आपके पास में, सॉरी ये किसके लिए आपके पास में A to B। अब पहले केस में आप देख सकते हैं कि प्रेशर तो क्या है आपके पास में कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, और वॉल्यूम इंक्रीज तब करेगी जब हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम आपका एक्सपेंड करेगा। तो सिस्टम जब आपका एक्सपेंड करेगा इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने क्या किया, हीट को सप्लाई किया, और जब इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा पिस्टन आएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम भी क्या होगी आपकी, घटेगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, हीट रिजेक्शन। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की या आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो थर्ड आपके पास में क्या है यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आप सभी को पता है टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू mRT। सिस्टम क्या है आपके पास में, क्लोज सिस्टम, इट मींस मास इज कांस्टेंट। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। प्रोसेस कौन सा है आपका, आइसोथर्मल, मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको लिख सकते हैं यहां पर
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे? इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास में टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए इसको पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आपका प्रेशर, ये क्या है? यहाँ पर आपका वॉल्यूम। अब क्या होगा आपके पास में कि, और आप सभी को पता है स्टूडेंट कि ये जो दो ब्लू लाइन है आपकी, इनको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए एक बार मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ इसको। ये क्या है आपके पास में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो लाइन दिखाई देगी आपको, इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब चलिए यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ये मान लीजिए 1 to 2, और ये क्या है आपके पास में? A to B। चलिए पहले हम बात करेंगे प्रोसेस 1 to 2 की। अब 1 to 2 प्रोसेस या A to B प्रोसेस, ये दोनों क्या है आपके पास में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब 1 to 2 की बात करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर क्या कर रहा है आपका? डिक्रीज करेगा। आपको जब मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया था तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ इस तरीके से था कि ये आपके पास में गैस थी, और इस गैस को हमने सप्लाई किया हीट, और टेम्परेचर क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट। वर्क क्या है आपके पास में? पॉजिटिव। ठीक है, और केस क्या था आपके पास में? ये एक्सपेंशन। तो बच्चों जब टेम्परेचर कांस्टेंट था कि जैसे यहाँ से हमने वेट को हटाया था, कुछ वेट रखा हुआ था, जैसे हमने वेट को हटाया तो जो पिस्टन हमारा मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पिस्टन क्या करेगा हमारा? एक्सपेंड करेगा। तो जितना टेम्परेचर घटेगा उतनी क्या करेंगे हम? हीट सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब पिस्टन आपका अप जाएगा और क्या कर रहा है? हीट सप्लाई कर रहा है। जब पिस्टन आपका यहाँ से अप जाएगा इट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और जब आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी किस केस में? जब हम उस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम आपकी कब बढ़ेगी? जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। A to B कि जैसे यहां पर हमने कुछ और वेट रखेंगे, जब यहां पर वेट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो पिस्टन है वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां से टेम्परेचर होगा जो वो इंक्रीज करेगा। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यहां से हम उतनी ही हीट को रिजेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन के केस में आपकी वॉल्यूम घटेगी। तो जब रिजेक्शन की बात करेंगे तो A to B क्या आएगा आपके पास में? QR। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये दो प्रोसेस 1 to 2 A to B, इनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए फोर्थ हम देखते हैं यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस फोर्थ, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, और आप सभी को पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में एडियाबैटिक की? PV⁻, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर PV⁻, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को कहें हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ये कहेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड। अब आइडियल गैस इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां से जो आपके पास में आइडियल गैस इक्वेशन आएगी PV=mRT। अगर मैं यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो P इक्वल टू कितना आएगा? P C/V⁻, गामा। P C/V⁻, गामा। पुट करेंगे यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन में तो क्या आएगा? C/V⁻, गामा इंटू V इज इक्वल टू mR/T। अब क्या करेंगे कि यहां से T को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या T को यहां से उठा के यहां लेके जाएंगे तो कितना आएगा? T इंटू V⁻, गामा डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C/m
एम आर। देखिए यहाँ से हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो टी इंटू वी टू द पावर गामा, और v क्या जाएगा यहाँ पर डाउन कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू ये क्या आपके पास में c एम आर क्या जाएगा बाई में, तो ये क्या आएगा m इंटू आर। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं t इंटू वी टू द पावर गामा, और जब ये आपका अप जाएगा v तो क्या आएगा v इनवर्स v माइनस 1, तो माइनस के 1 डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या आएगा आपके पास में c अपॉन m इंटू आर। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है स्टूडेंट वो क्या है कि अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में कि जो C है वो क्या है आपके पास में कांस्टेंट, M क्या है आपके पास में कांस्टेंट, R क्या है आपके पास में कांस्टेंट, तो इन तीनों को मिला के हमने एक नाम नया दिया न्यू कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास में एक नया कांस्टेंट। तो यहाँ से जो आपके पास में इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास में कि t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट आएगा आपके पास में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है इक्वेशन नंबर आपके पास में सेकंड, और इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम t1 v1 की पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू t2 वी टू द पावर गामा माइनस के 1, और ये आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन है आपकी, पहले इक्वेशन में जो हमें रिलेशन मिला वो किन दो के बीच में है, प्रेशर के और वॉल्यूम के। सेकंड इक्वेशन जो आपके पास में है वो रिलेशन किन के बीच में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो अब हम एक नया रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, प्रेशर के और टेम्परेचर के बीच में। इन दो इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन है आपका, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में कि अब लिखें अगर यहाँ पर v1 v2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v टू द पावर गामा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा p2 बाई p1। यहाँ से क्या आएगा आपके पास में कि v1 बाय v2 इज इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर 1 अपॉन गामा। एक तो ये इक्वेशन आएगी यहाँ से आपकी V1 बाई V2 की वैल्यू। तो सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा आपके पास में निकल के कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T2 बाय T1 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस के 1। तो इसको अगर नाम दें हम इक्वेशन नंबर, कुछ भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये क्या मान लो आप 1, इसको मान लो यहाँ पर आप 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में कंपेयर करोगे तो एक जो नई इक्वेशन आपके पास में आएगी वो क्या आएगी आपके पास में कि T2 अपॉन T1 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, ये क्या आएगा 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन और आएगी यहाँ पर जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपको तीसरी इक्वेशन क्या मिली स्टूडेंट कि T2 बाय T1 is equal to P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तीन इक्वेशन आपकी यहाँ पर आई, इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये इक्वेशन केवल और केवल वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस, वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली। ये प्रोसेस
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो 3 इक्वेशन आई है आपकी, ये वैलिड किसके लिए? वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिफ्थ की हम बात करेंगे यहां पर। फिफ्थ क्या आएगा आपके पास में? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन थी PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन किसकी? आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की। तो आइडियाबैटिक में जो हमारे पास में 3 इक्वेशन आई वो क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्या थी? P1V1⁴n इज इक्वल टू P2V⁴n। सेकेंड क्या था सेकेंड इक्वेशन? फर्स्ट आपके पास में ये थी। सेकेंड रिलेशन क्या था हमारे पास में इसके बीच में? T1V1⁴n-1 इज इक्वल टू T2V⁴n-1। ये क्या था आपके पास में? सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या थी आपके पास में कि T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1⁴n-1/n। ये आएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। तो इन 3 इक्वेशन के लिए भी सेम कंडीशन होगी कि इट इज वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस undergoing reversible पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो ये जो आपके पास में 3 इक्वेशन आएंगी, इन इक्वेशन का यूज कहां करेंगे? ये जो 3 इक्वेशन है वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक के केस में स्टूडेंट हमने यहां पर क्या किया है कि हमने जस्ट रिप्लेस किया है किसको? गामा को। किससे? एन से। जस्ट रिप्लेस गामा बाय एन। बाकी आपका क्या है? सब कुछ सेम है यहां पर। इज दैट क्लियर? तो ये थे आपके आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। नंबर फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड लास्ट वन इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे हीट और हीट ट्रांसफर। चलिए देखते हैं व्हाट इज हीट और हीट ट्रांसफर। तो ये जो आपका चैप्टर है एनर्जी इंटरेक्शन, इस इन ब्रैकेट में मैंने 2 चीजें लिखवा रखी है आपको। एक हीट है आपका और एक है आपका वर्क। तो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है और थर्मोडायनेमिक वर्क की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमने वर्क की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर हमने कन्वेंशन पढ़ी वर्क ट्रांसफर की, फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने वर्क कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने 5 प्रोसेस पढ़े। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा क्या था आपका? वर्क और वर्क ट्रांसफर का। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे हीट और हीट ट्रांसफर का। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज पहले लेक्चर से आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जब वहां पर लास्ट लेक्चर में वर्ड आया था हीट ट्रांसफर, तो मैंने बताया था कि 6 से 7 क्लास के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज हीट ट्रांसफर, कि हीट ना बोल के हम हीट ट्रांसफर क्यों बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में 2 सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से। ये क्या है? सिस्टम 1, ये क्या है आपके पास में? सिस्टम 2। सिस्टम 1 का टेम्परेचर कितना है आपका? 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सिस्टम 2 का टेम्परेचर कितना है आपके पास में? 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब जो यहां से इस सिस्टम में जो एनर्जी इंटरेक्ट करेगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए आप सभी को पता है जो हीट ट्रांसफर हो कैसे होगी, हायर टू लोअर। द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट और हीट ट्रांसफर। तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम, इसलिए बच्चों बोलते हैं यहां पर इसको हम हीट ट्रांसफर। मान लीजिए एक कोई भट्टी है जल रहा है, हीट यहाँ का टेम्परेचर कितना है 80, यहाँ का टेम्परेचर कितना है आपका 80, हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी इंटरेक्ट करेगी आपकी उसको कहेंगे हम हीट ट्रांसफर। तो चलिए हीट की डेफिनेशन लिखते हैं और हीट ट्रांसफर की क्या आएगी कि द एनर्जी इंटरेक्शन द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is known as heat or heat ट्रांसफर। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट और हीट ट्रांसफर। चलिए देखिए क्या है कि एक इक्वेशन है आपके पास में Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये इक्वेशन कहाँ से आती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होगी इक्वेशन। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट कि आपके पास में ये दो सिस्टम हैं, एक सिस्टम आपके पास में ये है और यहाँ से एक सिस्टम आपके पास में ये है। अब इन सिस्टम के अंदर सेम मास और सेम सब्सटेंस है। मान लीजिए इसके अंदर क्या है m1 मास, ये मान लीजिए क्या इसके अंदर सब्सटेंस में वाटर, यहाँ पर भी क्या है वाटर। इस वाटर का मास जो है वो इक्वल होगा इस वाटर के मास के। तो मतलब इन दोनों सिस्टम के लिए मास भी सेम है और सब्सटेंस भी सेम है। और इनिशियल टेम्परेचर जो होगा इन दोनों सिस्टम का मान लीजिए कितना है आपका यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इस सिस्टम को यहाँ से तो हमने हीट सप्लाई किया कितना Q1 और इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया Q2। तो जब हमने सिस्टम को हीट सप्लाई किया इनिशियल टेम्परेचर जो है वो दोनों का क्या है सेम है। यहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो मान लीजिए कितना है आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिस्टम 2 का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है आपके पास में 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या था सिस्टम 1, ये क्या आपके पास में सिस्टम 2। तो इतना तो आपको क्लियर होगा, सेम मास सेम सब्सटेंस, इनिशियल टेम्परेचर भी क्या है सेम। इस सिस्टम के लिए इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सिस्टम के लिए इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया Q1 और इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया Q2। फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चेंज आएगा यहाँ पर कितना है आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर जो आपके पास में चेंज आएगा वो कितना है आपके पास में 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हीट होगी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस सिस्टम को हम उतनी ही ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो Q होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि अब मान लीजिए यहाँ पर कि एक सिस्टम है आपके पास में ये, और इस सिस्टम का जो मास है वो कितना है आपके पास में 1 kg, और एक सिस्टम है आपके पास में ये
और इस सिस्टम का जो मास है आपके पास में M2 वो कितना है आपके पास में 8 kg। इनिशियल टेम्परेचर इस सिस्टम का 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इनिशियल टेम्परेचर इस सिस्टम का कितना है आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर जो आएगा सिस्टम का वो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा सिस्टम का कितना है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस सिस्टम को हमने यहाँ पर हीट सप्लाई कितना किया Q1 और इस सिस्टम को यहाँ पर हमने हीट सप्लाई किया कितना Q2। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक कप चाय, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक तो आपको तैयार करना है 1 कप टी और एक सिस्टम में आपको तैयार करना है 10 कप टी। मतलब एक चूल्हे पर तो आपने बनाया 1 कप चाय का और एक पर बनाया आपने 10 कप चाय के। तो जैसे ही आपका मास इंक्रीज करेगा ना, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, तो चाय का जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर भी कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मास के लिए हमें हीट सप्लाई भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होगा Q होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। पहले क्या था, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, बट हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। तो यहां से आपके पास में इक्वेशन आई कि जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके M इंटू डेल्टा T। जो M इंटू डेल्टा T होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके हीट और हीट ट्रांसफर के। तो यहां से इक्वेशन को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा T। अब ये जो C है यहाँ पर आपका, ये C जो है आपका यहाँ पर, इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस C को हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट। इस C को हमने नाम दिया यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अब अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक हीट, देखिए स्टूडेंट, अब अगर मैं यहां पर आपको कहूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो यूनिट क्या आएगी आपके पास में, अगर मैं लिखूं C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो जो हीट है आपकी यूनिट आप सभी को पता है कितनी होगी, किलो जूल। मास की यूनिट kg और टेम्परेचर डिफरेंस की किस में आएगी, केल्विन। और किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यहां से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो आएगी आपके पास में किलो जूल पर kg केल्विन और किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम समझते हैं यहां पर व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट किया हमने, कैपिटल C से। फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल मीनिंग किसकी, स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। ग्रेटर द स्पेसिफिक हीट, ग्रेटर इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। कि जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगी किसी मीडियम से, उस मीडियम की स्पेसिफिक हीट अगर ज़्यादा होगी तो वो उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा।
जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन की रॉड की और वाटर की, आप सभी को पता है कि आयरन की जो रॉड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, वाटर से, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी किससे, उस आयरन की रॉड से। आप सभी को पता है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो यहां से आपने देखा डेफिनेशन से कि जो स्पेसिफिक हीट है एक्चुअली रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेटर द स्पेसिफिक हीट ग्रेटर इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगी किसी मीडियम के थ्रू, तो उस मीडियम की जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी वो उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए एक सिस्टम आपके पास में ये है, एक सिस्टम आपके पास में ये है। अब इस सिस्टम से जब इस सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र होगी तो दो हमने अलग अलग सेट किए। पहले सेट में हमारे पास में क्या है, एक लोहे की रोड है, आयरन की रोड, और एक में हमारे पास मीडियम क्या है, हमारे पास में वाटर, एक में है आयरन की रोड। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर होगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है आपकी, ज़्यादा है कंपेयर टू आयरन की रोड से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है किससे, आयरन की रोड से। देखिए समझते क्या है कि ये क्या है आपके पास में, मान लीजिए ये आपके पास में एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर क्या है, मास कितना है हमारे पास में, 1 किलोग्राम। और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है इनिशियल वो कितना है आपका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, मान लीजिए वो कितना गया आपका, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना है आपके पास में 21। तो जो चेंज आएगा वो कितना है आपके पास में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टूडेंट, वो क्या है आपके पास में, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हैज नथिंग बट हीट ओनली। इज दैट क्लियर। चलिए अब अगर यहां पर हम बात करते हैं कि दो सिस्टम हम लेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए। उन दोनों सिस्टम का मास क्या रहेगा हमारे पास में, सेम रहेगा, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of the substances through unit degree temperature difference। कि it is defined as the amount difference। ये क्या है आपके पास में, देखेंगे कि it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substances through unit degree temperature difference। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम तो यहां पर ये है, ये सिस्टम, और एक सिस्टम आपके पास में यहां पर ये है। इस सिस्टम का मास हमारे पास में कितना है, m है, और इस सिस्टम का भी मास हमारे पास में क्या है, m है। सेम मास है इन दोनों सिस्टम का। अब इस सिस्टम में हमने क्या किया, पिस्टन को लॉक कर दिया कुछ इस तरीके से। ये यहां पर हमने इस सिस्टम में पिस्टन को लॉक कर दिया। ये मास क्या है, m। यहां पर मास कितना है आपके पास में, m। यहां का इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ये इसका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। इस सिस्टम में हम हीट कितनी सप्लाई करेंगे, QV, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, और यहां पर हम हीट सप्लाई करेंगे QP।
और ये क्या है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने पिस्टन को लॉक किया है तो वॉल्यूम क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रेशर जो है आपके पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब समझते हैं यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। एक आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है यहाँ पर इसमें, और इसमें क्या है आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये जो आपका पहला सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं सिस्टम 1, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर सिस्टम 2, और अंदर क्या है यहाँ पर आपका गैस बोल सकते हैं, अंदर क्या है आपके पास में यहाँ पर गैस, और इसमें भी अंदर क्या है आपके पास में यहाँ पर गैस। ये इस तरह से इस सिस्टम को हम हीट सप्लाई करेंगे QV, और इस सिस्टम पर यहां पर हम हीट सप्लाई करेंगे QP। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इस सिस्टम को यहां पर हीट सप्लाई करता हूं कितना, 70 किलो जूल, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि 70 किलो जूल, और आपको पता है कि क्लोज सिस्टम में अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जब भी हम बात करेंगे उस केस में हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस सिस्टम को 70 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे तो 70 किलो जूल हीट जब हमारे सिस्टम के अंदर जाएगी उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वर्क डन कितना है यहाँ पर आपका 0। अब अंदर क्या है आपकी गैस, तो यहाँ पर इस 70 किलो जूल से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उसका टेम्परेचर क्या है आपका, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब टेम्परेचर डिफरेंस इस सिस्टम और इस सिस्टम के लिए क्या रखना है आपको, सेम। क्या रखना है आपको, सेम। अब यहां पर इस सिस्टम को मान लीजिए यहां पर QP है, यहां पर मैं हीट सप्लाई करूंगा कितना, 100 किलो जूल। यहां पर कितनी हीट सप्लाई किया, 70 किलो जूल। इस सिस्टम के लिए हीट सप्लाई करेंगे 100 किलो जूल, क्योंकि इस सिस्टम और इस सिस्टम के लिए क्या रखना है आपको, यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। इज दैट क्लियर? देखिए अब क्या है कि जब मैं इस सिस्टम को 100 किलो जूल हीट सप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं आप क्या होगा। अब यहां पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, जब मैं हीट सप्लाई करूंगा पिस्टन आपका एक्सपेंड करेगा, जब पिस्टन आपका एक्सपेंड करेगा तो सिस्टम से हमें कुछ वर्क मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो यहां से मान लीजिए आपने 100 किलो जूल हीट सप्लाई किया, 70 किलो जूल से तो आपकी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। रिमेनिंग जो 30 किलो जूल थी आपकी, इस 30 किलो जूल से क्या मिला आपको, पिस्टन वर्क। पिस्टन वर्क देखिए कैसे, मान लीजिए इस सिस्टम को, ये क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उस हीट सप्लाई से केवल उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि पहले केस में वर्क डन कितना है आपके पास में, 0 है। दूसरे केस में जब हमने हीट सप्लाई किया QP, तो QP में कितना किया, 100 किलो जूल, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या करना है आपको, सेम। जब 100 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे तो 70 किलो जूल से तो उसकी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और बचे 30 किलो जूल से हमें क्या मिलेगा, पिस्टन वर्क मिलेगा। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हमें यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो हीट ट्रांसफर होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर में कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो आप यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमें हीट ट्रांसफर या हीट सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, किसमें, कांस्टेंट प्रेशर के केस में। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्लोज सिस्टम में केवल आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, बट अगर मैं यहां पर बात करूं कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ में पिस्टन वर्क भी करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं इसको क्या है रिलेशन। ये देखिए यहां से आपने देखा कि QP इज ग्रेटर देन QV।
कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से जो Q का क्या लिखेंगे, mc डेल्टा T, ये किसके लिए आएगा बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, इज ग्रेटर देन mc डेल्टा T, ये किसके लिए आएगा आपके पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन से कि यूनिट मास की हम बात कर रहे हैं, किसकी, यूनिट मास की हमने बात करी और यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस की हमने बात करी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यूनिट यूनिट यूनिट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ से आपने देखा कि जो Cp है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ से एक रिलेशन है आपके पास में कि Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, गामा। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। और आप सभी को पता है कि जो गामा है इज ग्रेटर देन 1, गामा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमने पढ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में केवल आपको क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ आपको पिस्टन वर्क भी मिलेगा। चलिए इंपॉर्टेंट नोट में लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको नोट करके लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इंटरनल एनर्जी ओनली। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp, बिकॉज Cp includes internal energy and external work, whereas Cv includes internal energy only। तो अभी आपने डायग्राम में देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन कितना होगा आपका, 0। जितनी हीट सप्लाई करेंगे उससे केवल उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ में हमें कुछ पिस्टन वर्क भी मिलेगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहां पर हम बात करें सॉलिड की और लिक्विड की, ये क्या था आपके पास में गैस के केस में, अगर यहां पर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड और लिक्विड के केस में जो स्पेसिफिक हीट है वो आपकी सेम रहेगी, चाहे तो प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर है चाहे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है। Cp इज इक्वल टू Cv बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। अब अगर वो इनकम्प्रेसिबल होंगे तो वर्क डन कितना होगा आपका, 0 होगा। तो वर्क डन अगर 0 होगा तो सारी की सारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज करेगी। चलिए इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इन केस ऑफ, नोट करके इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करके 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा आप इसको, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है। गैस के केस में क्या है, Cp Cv क्या है, अलग अलग होंगे, लेकिन सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड के केस में Cp इज इक्वल टू Cv। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, देखिए स्टूडेंट, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड Cp and Cv are almost same because solid and liquids are generally incompressible। incompressible means जिसको हम compress नहीं कर सकते। therefore external work is 0 and hence Cp and Cv are almost सेम इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस के केस में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सॉलिड की और लिक्विड की, सॉलिड लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपके पास में, सेम, चाहे कांस्टेंट प्रेशर की बात करें या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।